हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक नाबालिग लड़की, उम्र है 17 साल। 17 साल की लड़की, वो 11वीं की छात्रा थी। पढ़ाई भी कर रही थी और अपना चाचा चाची के घर में रहा करती थी, क्योंकि चाची का तबीयत खराब हो जाने की वजह से चाचा अपने भतीजे को बुलाए और वहीं रहकर वो पढ़ाई कर रही थी पिछले 3 सालों से। और उस भतीजे के पास मोबाइल तो थी, लेकिन नंबर नहीं थे। अब मोबाइल चलती गई, क्योंकि घर में वाईफाई लगा हुआ था। उसी वाईफाई से वो क्योंकि पढ़ाई के लिए चाहिए होता है, और वो उसी वाईफाई कनेक्ट करके वो सारे जो भी सोशल मीडिया है, जो भी पढ़ाई की ज़रूरत है, वो सारे पूरी कर दी। और बहुत सारे सोशल मीडिया का ऐप में उसके अकाउंट बनी हुई थी, इसमें इंस्टाग्राम भी शामिल थी। तो पढ़ाई के साथ साथ, घर का काम करने के साथ साथ, वो जब फ्री होती तो अपना इंस्टाग्राम भी यूज़ करती। इसी बीच इंस्टाग्राम के ज़रिए, जैसे कि फ्रेंडशिप होते हैं, वैसे ही एक आदमी से उसका दोस्ती होती है। अब वो आदमी जो है, उसको जानने पहचान वाला, मतलब एक ही इलाका का होता है। जब एक दूसरे से मैसेज के ज़रिए बातें होने लगे, जो तुम कहाँ के हो, ये भी अपना सारे परिचय दिया, जो मैं यहाँ की हूँ। तो लड़का ने कहा, अरे मैं भी तो वही का हूँ। तो इसीलिए बातचीत और आगे बढ़ा। फिर उस सामने वाले ने उसका नंबर दिया दिया जो ये मेरा नंबर है। लेकिन लड़की के पास नंबर नहीं थी। लड़की ने कहा, देखो मैं तो मोबाइल तो यूज़ करती हूँ, मोबाइल है मेरे पास, लेकिन आप इससे जो है सिर्फ इंस्टाग्राम या और भी दो एक सोशल मीडिया के बारे में बताया, जो इस ऐप के ज़रिए तुम मुझसे बातें कर सकते हो। लेकिन घर वाले ने मुझे नंबर नहीं दिया। पढ़ाई के दौरान जो है मैं ये सारे इस्तेमाल करता हूँ, तो तुम चाहो तो मुझसे इससे बात कर सकते हो। अब बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कई दिनों तक बातें हुआ। फिर उसके बाद वीडियो कॉलिंग हुआ। अब जब वीडियो कॉलिंग हुआ, उसके बाद अब दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। वो लड़का दूसरे राज्य में रहता था, वो काम के सिलसिले में रहता था, और ये लड़की दूसरे राज्य में रहकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन एक ही राज्य का होने की वजह से जब वो लड़का छुट्टी पर घर आता, लड़की से मिलता। मिलने के बाद तारीख थी, जो महीना था, जून महीना 2025 की बात है। पहली बार ये दोनों मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर चुके थे उससे पहले। दोनों आगे का बारे में सोचता है, और ये सिलसिला चलते चलते नवंबर आ जाती है। लेकिन नवंबर आते आते बहुत कुछ बदल चुके थे इन दिनों का ज़िंदगी में, खास करके लड़के का ज़िंदगी में। लड़का जो है, उसका लड़के का जो परिवार है, उस लड़के का शादी किसी दूसरे लड़की के साथ तय कर दी थी, और उस लड़के का शादी जो है इसी महीने 30 नवंबर को होनी थी। अब लड़का भी खुश था, चलो ठीक है, मेरा शादी होने वाली है, मैं जिससे प्यार किया, जिससे के साथ बात करता हूँ, उससे नहीं करना है। वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ था। लेकिन लड़की को जैसे ही पता चला, वो जिसे प्यार करती, जिसे वो चाहती है, जिसे वो मिलती है, जिसके साथ वो घूमती है, उसकी शादी तो 30 नवंबर को फाइनल हो चुका है। पर वो जो आदमी है, वो अपना काम से छुट्टी लेकर गांव आ चुका है, क्योंकि उसकी शादी है बस कुछ ही दिनों में। तारीख थी 30 नवंबर, लेकिन 10 नवंबर को उस लड़की के साथ बहुत कुछ हो जाते हैं। लड़की पढ़ाई के नाम पे तो घर से बाहर जाती है, लेकिन वो लौट कर नहीं आती। जब घर वाले पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले भी इस केस को सुनने के बाद, लड़की का मैटर को जानने के बाद, उम्र को जानने के बाद, पुलिस वाले भी ढीलापन दिखाते हैं। और महज 8 दिन बाद जब उस लड़की का बॉडी मिलती है एक नदी किनारे पे, तब पुलिस वाले का भी हाथ पैर फूलता है। और फिर जाकर जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन होती है, जो सच्चाई सामने आती है, वाकई उस इलाका से लेकर पूरा हिंदुस्तान में इस खबर को चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया या फिर प्रिंट आर्टिकल में। मैं इस पूरा घटना के बारे में इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो घटना है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। प्रयागराज का एक थाना लगता है, थरबाई पुलिस थाना। थरबाई पुलिस थाने के अंतर्गत 18 नवंबर की बात थी। कुछ बच्चे जो है खेल रहे थे, तो इतने में मोहल्ले में ही आवारा कुत्ता घूमता है। तो बच्चे की नज़र ऐसे जानवरों के ऊपर पड़ती है। जब कुत्ते को देखा बच्चों लोग, तो बच्चों ने देखा कि उस कुत्ते का मुंह में कुछ तो है, और वो संदीप थे। बच्चा इतना समझदार थे, तो देखा कि बच्चे के उस कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ है, और दूसरा एक कुत्ता है, उसके मुंह में मतलब बाल है, और बाल जो है लंबी साइज का है, यानी लड़कियों की बाल है, औरतों का बाल हो, महिला की जैसे बाल होती है लंबी। तो बच्चों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तो बड़े लोग सोचा कि वो बच्चे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं।
तो बड़े लोग पूछते हैं भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे, क्यों मारपीट कर रहे हो? तो इतने में सारे बच्चे कहते हैं देखिए ना, उस कुत्ते का मुंह में किसी इंसान की हाथ है और दूसरे कुत्ते का मुंह में बाल है, इंसानी बाल। जब बड़ों ने देखा, बड़ों बड़ों का तो होश पक्का हो जाता है। फौरन जो है उस इलाका में एकदम सनसनी सी फैल जाती है और तुरंत पुलिस को खबर दी जाती है। ये पूरा जो है थरवाई पुलिस थाने के अंदर हो रही थी। थरवाई पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं, उसके बाद अपना कुत्ता जो डॉग स्क्वाड होता है उसके साथ कई सारी टीमें आती है। आने के बाद डॉग स्क्वाड के, क्योंकि उस कुत्ते ने जब वो पत्थर फेंक के मारा था वो हाथ फेंक दिया था और जो बाल चेहरे का तो थोड़ा अंग उस दूसरे कुत्ते का मुंह में था वो भी फेंक के भाग चुका था। उसकी निशानदेही पर जब डॉग स्क्वाड आता है, डॉग स्क्वाड के साथ उस जगह पर पहुंचता है थरवाई पुलिस, जिस जगह पर लड़की को दफनाई गई थी। अब वहां पर जाकर थोड़ा सा खुदाई करने के बाद लड़की का पूरा बॉडी बाहर आ जाती है। अब उस लड़की को कोई नहीं पहचानता था। लड़की का लाश जो है सड़ गल चुके थे, फूल चुके थे, लेकिन पुलिस के लिए बड़ा मामला था, थरवाई पुलिस के लिए। अब थरवाई पुलिस जो है इस केस के बारे में सोचता है, जो 10 तारीख को एक मिसिंग कंप्लेंट थी, तो इसी वजह से थरवाई पुलिस जो है, बल्कि थरवाई पुलिस इस बॉडी को मॉर्चरी में भेज देता है पोस्टमार्टम के लिए, और अलग अलग पुलिस थाने में जो भी उन लोगों का आसपास इर्द गिर्द होता है, इस लड़की का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करते हैं और पूछते हैं जो ऐसा ऐसा है, किसी पुलिस थाने में अगर ऐसे केसेस हैं तो हमारे से संपर्क करें। थरवाई पुलिस ने इस ग्रुप में शेयर कर दिया। कैंट थाना पुलिस थाने में उस लड़की का चाचा चाची ने अपनी लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाया था। जो लड़की का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी उस लड़की का नाम थी साक्षी, जो 17 साल की थी। कैंट थाने पुलिस वाले के जैसे ही वो फोटो आता है थरवाई पुलिस थाने का, कैंट पुलिस थाने का तो हाथ पैर फूल गया, क्योंकि उनके पास 10 तारीख को साक्षी का मिसिंग कंप्लेंट थी और उन लोगों ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। उन लोगों ने सोचा कि 17 साल की लड़की है, इस उम्र में अक्सर बहक जाती है, किसी के साथ भाग गई होगी। यही सोचकर परिवार वाले को तसल्ली दिया था जो हम लोग छानबीन करेंगे, जैसे ही कुछ पता चलता है आप लोग को बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और था। कैंट पुलिस वाले जो है फौरन उसके चाचा चाची, साक्षी के चाचा चाची को बुलाते हैं और उस बॉडी का जो भी फोटो में नज़र आ रहे थे वो दिखाया। दिखाने के बाद ही चाचा चाची रोने लगते हैं, जो ये हमारी बच्ची साक्षी है। अब कैंट पुलिस वाले के लिए तो बहुत बड़ा मामला बन चुका था। बड़े बड़े आला अधिकारी इसमें जुट जाते हैं और थरवाई पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उस बॉडी के पास चाचा चाची को ले जाया जाता है और थरवाई पुलिस जो है कैंट पुलिस थाने के साथ मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो साक्षी का जब परिचय हो गया, पहचान हो गया, उसके चाचा चाची से पूरा डिटेल निकालते और कैंट थाने में भी पूरा डिटेल दिया हुआ था। सारे डिटेल निकाल के आते जो साक्षी जो है प्रयागराज का रहने वाली है और इसी कैंट थाने के अंदर रहकर अपने चाचा चाची के साथ रहकर, क्योंकि चाची की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अपने यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी, पर वो 11वीं का छात्रा थी और 3 सालों से 2022 से यहाँ पर रहती थी कैंट थाने के अंदर एक गांव में। पूरा डिटेल पता चला। अब मिसिंग कंप्लेंट का जो डेट थी वो थी 10 तारीख शाम को, क्योंकि 10 तारीख सुबह साक्षी जैसे हर रोज़ निकलती थी पढ़ाई के लिए, वो 10 नवंबर को भी निकली थी और जब देर शाम लौट कर नहीं आई तो चाचा जी बहुत परेशान, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं थी, इसीलिए कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। मोबाइल घर पर ही रखा था जो वाईफाई के ज़रिए वो यूज़ करती थी। अब ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद जो है वो लोग 10 तारीख शाम को जाकर ही कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। लेकिन ये जब लाश सामने आई, साक्षी का पहचान हो गया, शनाख्त हो गया, कैंट पुलिस थाना अब उस 10 तारीख के बारे में सोचने लगते जो साक्षी किस रास्ते से वो गई हुई थी। लेकिन 11 तारीख को एक सड़क किनारे पे एक बैग मिली थी, जो लेडीज़ बैग, जो स्कूल कॉलेज जाने वाली बैग होती है। जब उस कॉलेज जाने वाली बैग को पुलिस के हाथ लगी थी तो पुलिस ने उस बैग के अंदर देखा था जो साक्षी का बैग होती है, उससे पहले मिसिंग कंप्लेंट थी। इतना कुछ मिलने के बाद भी पुलिस इस मामले को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि उस बैग के अंदर किताबें थी, नोटबुक थी और एक सिंदूर का छोटी सी डिब्बी थी, मिरर थी, जो चेहरा देखने वाली छोटी सी शीशा होती अक्सर महिलाएं रखते हैं। उस बैग के अंदर सब कुछ थी।
तो पुलिस को सीधा-सीधा उस बैग के मिलने के बाद भी ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ। उनको लगा जो किसी लड़के के साथ अफ़ेयर का मामला है, इसीलिए सिंदूर थे और वो बैग यहीं फेंक कर चले गए होंगे, उस लड़का के साथ भाग गए होंगे। 11 तारीख को भी पुलिस वाले का वही सोच थी। अब उसी बैग के अंदर जो कुछ भी सामान था, नोटबुक थी, किताबें थी और ये सिंदूर थी, पुलिस अब उसी से ही पता लगवाने की कोशिश करता है। जब नोटबुक को खंगाल रहे थे, कई सारे पन्ना पलटने के बाद उस नोटबुक में एक नाम मिलती है। नाम थी दीपक। दीपक जो वो एक फौज में थी, मतलब वो आर्मी में था। अब दीपक के बारे में जब साक्षी के चाचा चाची को पूछते हैं तो उन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया, जो नहीं, हम लोग किसी दीपक को नहीं जानते। अब वो साक्षी जो मोबाइल यूज़ करती थी, उस मोबाइल को पुलिस के हाथ में दे देते हैं। जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते थे वो सारे खंगालते हैं साइबर के ज़रिए। साइबर के हाथ में जब जाते हैं तो इंस्टाग्राम खंगालते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी बनी हुई तो और भी सारे फेसबुक वगैरह जो भी वो यूज़ करती सारे आईडी बनी, लेकिन इंस्टाग्राम से कुछ साइबर जो एक्सपर्ट हैं उनसे कुछ जानकारी पुलिस वाले को मिलती है, क्योंकि इंस्टा में वो एक दीपक, जो दीपक नाम का होता है, उससे वो चैटिंग करती थी, वीडियो कॉल में भी बातें करती थी। और ये सारी जानकारी जो साइबर एक्सपर्ट कैंट थाने पुलिस वाले को देते हैं। अब कैंट थाने पुलिस वाले उस दीपक के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था नोटबुक में। उस मोबाइल नंबर का अब पूरा डिटेल चेक करता है तो पता चलता है एक फौजी का है और भी वही प्रयागराज का रहने वाला है और वो उस गांव में मौजूद था। पुलिस का एक टीम पहुंचता है दीपक के घर में। दीपक का नाम जो है हर्षवर्धन उर्फ दीपक। हर्षवर्धन जो है फौज में था, लेकिन वो फिलहाल जो है पटियाला में तैनात था और उसका शादी 30 नवंबर को होने वाली है। इस वजह से वो छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ है, शादी का तैयारी कर रहा पूरा परिवार। लेकिन जब पुलिस का टीम उस दीपक के घर पहुंचता है, सारे लोग हैरान, दीपक के पूरा परिवार हैरान, दीपक भी हैरान जो पुलिस क्यों आया। अब यहाँ पुलिस को बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी थी, उसका नंबर मिल चुके थे, उसका मोबाइल नंबर मिल चुकी थी दीपक का, और मोबाइल पुलिस अपने अंदर ले लेते हैं और दीपक को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आता है जो कंड पुलिस वाले हैं। दीपक को उठाकर लेकर जाता है और जाने के बाद जब उस शख्स के बारे में पूछताछ करता है, पहले तो हर मुजरिम के जैसा, क्योंकि वो भी एक सरकारी मुलाजिम था, तो उसे थोड़ा ऐसे नॉर्मली से पूछा जो सच्चाई बता दो। लेकिन हर मुजरिम की तरफ जो दीपक और हर्षवर्धन भी पुलिस को घुमाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस वाले के पास कई सारे सबूत थे, साइबर एक्सपर्ट ने दे चुके थे। पहले तो वो इनकार किया जो मैं किसी शख्स को नहीं जानता, लेकिन जब इंस्टाग्राम के थ्रू और जो दीपक का इंस्टाग्राम है उसको जब साइबर को दिया, उन्होंने खंगाला तो पता चला हर्षवर्धन और दीपक इतना शातिर है कि इस घटना के बाद 10 नवंबर के बाद उसने करीब 13 मरतबा अपना इंस्टाग्राम आईडी का नाम चेंज किया और उस आईडी से जितने भी वो लोगों को फॉलो करता था सारे को अनफॉलो कर दिया और एकदम से देखा जाए तो जितना भी पोस्ट था वो सारे डिलीट कर दिया। ये साइबर एक्सपर्ट से सब कुछ पता चल गया था, पूरा डिटेल पुलिस वाले को पल पल की जानकारी दे रहे थे। अब उसका जब नंबर मौजूद था उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला डिटेल तो उस पर किसी नंबर से ज़्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि साक्षी के पास नंबर तो थी ही नहीं, बस जो भी होता था सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होती थी ऐप के जरिए। लेकिन जो दीपक का 10 नवंबर की लोकेशन है, क्योंकि बहुत सारे सीसीटीवी भी खंगाला जहाँ पर बॉडी मिली थी उस सड़क का सीसीटीवी खंगाला, उस सड़क में एक बाइक दिखाई दिया जिसमें शख्स बैठी हुई थी और चलाने वाला एक आदमी होता है। जब उसे गौर किया गया तो पता चला वही दीपक है और हर्षवर्धन था जो बाइक चला रहा था और उसके पीछे शख्स बैठी हुई थी। ये सारे फुटेज भी सामने आए जब पुलिस ने हर्षवर्धन के सामने ये सारी चीज़ें रखा। अब हर्षवर्धन को सच्चाई के अलावा कुछ रास्ता नजर नहीं आया। आखिरकार हर्षवर्धन टूटता है और पूरी सच्चाई बता देता है जो हाँ साहब मैंने ही उस साक्षी को मौत के घाट उतारा। कैसे मौत के घाट उतारा? सबसे पहले तो यही पुलिस को जानना था। 10 नवंबर को, बल्कि 9 नवंबर को इंस्टाग्राम के जरिए जैसे कि बात होती थी, साक्षी से दीपक ने बात किया, क्योंकि बात करने के बाद उसे 10 तारीख को सुबह कॉलेज जाने के बहाने जैसे वो किताबें वगैरह लेकर निकलती है वो निकाल पड़ती है। लेकिन एक जगह पे जहाँ के नाम बताया गया था उस जगह पर दीपक ऑलरेडी रुका हुआ था, वो बाइक से गया हुआ था। साक्षी जैसी जाती है वो बाइक पे बिठा लेते हैं और वहाँ से रवाना हो देते हैं। एक गार्डन आता है, उस गार्डन में पहुंचता है। उस गार्डन का नाम होता है लकरवा गार्डन होती है वो। वहाँ से
वो चले जाते हैं लकरावा गार्डन में, दोनों बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत होने के बाद अब धीरे धीरे शाम होने को है। शाम जैसे थोड़ा अंधेरापन होने लगे तो वहाँ से दीपक जो है साक्षी को लेकर एक आज़ाद गार्डन है, वो सुनसान थोड़ा रहता है, वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद दीपक जो है उसी साक्षी का दुपट्टा से उसके गले में कस कर दबा देता है, क्योंकि सुनसान जगह ना, वो अंधेरा सा हो गया था, कोई नहीं देखा। इसमें क्या है, साक्षी बदहवास हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो ज़मीन पर गिरती है। उसके बाद जो हर्षवर्धन है दीपक, उसने तैयारी के साथ गया हुआ था, उस चाकू को निकालते हैं और चाकू गोद कर साक्षी को मौत के घाट उतार देता है। तब तक एकदम से अंधेरा हो चुका था। ये 10 तारीख की बात है, 10 नवंबर को। उसके बाद उस बॉडी को लेकर थोड़ी ही दूर में एक नदी है, उस नदी के किनारे पे जाते हैं और उसकी साक्षी की बॉडी को गड्ढा खोद कर दफना के वहाँ से वो बड़े आराम के साथ अपने घर चले जाते हैं और शादी का तैयारी में लगा हुआ रहता है। यहाँ धीरे धीरे दिन बीत रहा था, लेकिन साक्षी के चाचा चाची बहुत ज़्यादा परेशान थे और कैंट थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाया। ये सारे कुछ चल रहा था, लेकिन 8 दिन बाद कुत्ते के मुंह में जब बच्चों ने उस हाथ और बाल को देखा, चीखा चिल्लाया। फिर ये जो थरबाया पुलिस है वहाँ से आए, बॉडी को रिकवर किया फौजी कुत्तों की तरह। उसके बाद ये सारी घटना सामने आया। ये तो दीपक ने बताया जो मैं इस तरीके से मारा। आप कैंट और थरबाया पुलिस को जानना था आखिर साक्षी ने क्या किया था, जो साक्षी को तुमने मौत के घाट उतारा। और उसके बैग में सिंदूर थी। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था पुलिस को पहले से ही, जो साक्षी का उसके साथ अफेयर था। इसमें दीपक बताता है जो हाँ, जून का 2025 जून महीने में हम दोनों का पहली बार मुलाकात होते। उससे पहले हम लोग इंस्टाग्राम के जरिए बातें करते थे, लेकिन जून में जब हम दोनों पहली बार मिले, हम लोग एक ही जगह का होने की वजह से जब मैं छुट्टी में गांव आता था, तब जो है मैं साक्षी से मिलता और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो कुछ भी होता, हम दोनों के बीच में वो सब कुछ होता। इसी बीच साक्षी बहुत आगे चले गई थी और मैं फिर ड्यूटी के लिए पटियाला चला जाता हूँ। फिर हम दोनों का वही सोशल मीडिया के ज़रा बातचीत होती, लेकिन इसी बीच हम मेरे जो घर वाले हैं, दीपक कह रहे थे मेरे घर वाले जो मेरा शादी किसी दूसरे लड़की के साथ तय कर दी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ऐसे लड़की से क्या शादी करना जो शादी से पहले ही मेरे साथ सब कुछ कर चुकी थी। इसीलिए मैं इस ज़्यादा सीरियस नहीं होता, जो घर वाला जो चाहता है वही करने को मान जाता हूँ। अब यहाँ शादी की तैयारी तो जोरों में चले, लेकिन साक्षी को पता चल जाती है जो मेरा शादी होने वाली है और मैं गाँव आया हुआ हूँ। साक्षी मुझे कांटेक्ट करती है और बताती है जो ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम शादी करो मुझे छोड़कर। तो मैंने साफ साफ बता दिया जो देखो हम दोनों के बीच में जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। मेरे घर वाले किसी लड़की के साथ, दूसरे परिवार के लड़की के साथ शादी तय कर दी और 30 नवंबर का शादी है, इसे मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन साक्षी मुझे धमकियां देने लगी, जो देखो शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, अगर तुमने आनाकानी किया मैं जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। मैं डर गया और मुझे ये भी पता है जो मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि मैंने साक्षी का वाकई इस्तेमाल किया, उसके साथ मैंने सब कुछ किया। अगर वो नाबालिग है, 17 साल की है, ये भी मुझे पता थी। अगर उसने रिपोर्ट दर्ज कराया, बदनामी के साथ साथ मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे ऊपर केस चलेगी और मेरा नौकरी भी जाएगी और मैं जेल चला जाऊँगा। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन साक्षी मानने को तैयार नहीं। आखिर में मैं फैसला करता हूँ तो फिर साक्षी को ही हटवा देता हूँ। इसीलिए मैंने साक्षी को जब बात किया 9 नवंबर को, उससे पहले मैंने प्लान रच चुका था। साक्षी को कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक ही रास्ता है, हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। साक्षी मान जाती, जो अगर यही रास्ता बचा हुआ है तो ठीक है चलो। 10 नवंबर को मिलने की बात होती। इसी वजह से साक्षी जो है अपने बैग में सिंदूर का डिब्बी लेकर भी आई, घर से निकली थी। मुझे पता था उसके साथ क्या करना है, लेकिन साक्षी को लगा मंदिर में जाकर शादी करेंगे। हम लोग वहाँ बैठते हैं, गार्डन में बैठने के बाद बस मैं मौके का तलाश कर रहा था, लोगों का आवाजाही कम हो, थोड़ा अंधेरा हो, तब मैं इस काम को करूँगा। साक्षी बार बार बोल रही थी जो इतना लेट क्यों हो रहे, चलो मंदिर। लेकिन मैं बहाना बनाता हूँ, देखो मैं जिस मंदिर में जाऊँगा उस शाम के वक्त, नहीं तो किसी की नज़र पड़ेगा, कोई बोल देगा, फिर हंगामा खड़ा होगा। जैसे ही लोगों का आवाजाही कम होता है, मंदिर में मैं उसे दूर से दिखाता हूँ, उस मंदिर में जाकर हम लोग शादी करना है। और उसी आज़ाद गार्डन करके है, वहाँ पे हम लोग टहलते रहे और उसी जगह पे थोड़ी दूर में एक मंदिर थी। मैंने साक्षी को झांसे में ले लिया था, जो जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है लोगों का आवाजाही कम होता है, क्योंकि यहाँ मुझे पहचानते हैं। और हम उस मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसमें साक्षी खुश होती है, साक्षी भी इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही लोगों का आवाजाही कम होता है, फिर मैं अपने मकसद को पूरा कर लेता हूँ और साक्षी को मौत के घाट उतार देता हूँ। ये पूरी बात जो है पुलिस वाले के सामने दीपक और हर्षवर्धन बताते हैं।
इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और इस पे कई सारे अब जांच भी सामने आई है। इसके बाद इस घटना का कई दिन बाद 8 दिन बाद चाचा चाची कह रहे हैं कि घर से 7 तोला सोना और 1 लाख रुपए जो नकदी रखा हुआ था वो भी गायब है। पुलिस उस हर्षवर्धन का मोबाइल का डिटेल खंगाला तो इसमें बहुत कुछ और सामने आया, क्योंकि हर्षवर्धन इंस्टाग्राम में इतना तो शातिर अंदाज से उसने आईडी बदला, और जो सिम उसमें पाया गया, जिस नंबर उस मोबाइल पे लगी हुई थी, उसमें बहुत चौंकाने वाला पुलिस के सामने खुलासा हुआ। सिम थी एक जम्मू एंड कश्मीर का एक लड़की के नाम पर आईडी प्रूफ थी, लेकिन जो एड्रेस उसमें डाला गया था वो आईडी प्रूफ तो जम्मू एंड कश्मीर का लड़की की थी, महिला की थी, और जो एड्रेस डाला गया था सिम लेने के टाइम वो महाराष्ट्र का था। ये पुलिस वाले को समझ में नहीं आया, और ये तैनात था पटियाला में जो पंजाब में है। तो पुलिस को माथा चकरा रहा है, आखिर इस दीपक का राज क्या है, दीपक आखिर है कौन, दीपक असल में उसका असली पहचान कौन है। पुलिस वाले इस दिशा में काम कर रहे हैं। ना तो दीपक का कभी कश्मीर में तैनात हुई और ना ही उसे महाराष्ट्र के साथ कोई कनेक्शन है, तो फिर महाराष्ट्र का एड्रेस उसके सिम में कैसे आया, और कश्मीर का किसी महिला की नंबर आईडी प्रूफ उस सिम में क्या कनेक्ट है। पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट से भी उसका सलाह ले जा रहा है, साइबर एक्सपर्ट भी इसमें जुड़े हुए। लेकिन इस घटना के बाद प्रयागराज में जितने भी लोग इस घटना को सुना, हर कोई हैरान, जो कोई शादी के लिए महज एक 17 साल की लड़की को अपनी ज़िंदगी से इस तरीके से हटा सकते हैं। अगर उसे शादी नहीं करना था तो पहले ही वो ब्रेकअप कर लिया होता, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले से भी कुछ दिन पहले तक वो साक्षी से मिलता, उसके साथ टाइम पास करता, उसका इस्तेमाल करता, लेकिन उसको जाहिर नहीं होने देता जो उससे वो शादी नहीं करेगा। साक्षी तो बस यही सोच रही थी जैसे वो बालिग हो जाएगी, घर वाले को बताएंगे और वो दीपक से शादी करेगी। ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में वो घटी थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।